दानैया खुशी से बाजार में रहे पौधों से 2 फूल तोड़कर। मेरी भुक्कड़ बेटी कावेरी जाने के बाद आहा, किस्मत मेरे साथ है। सिर्फ 2 फूल के लिए आया और मुझे मिल गए। मैं दिल से खुश होकर पौधे को बिना नुकसान किए ये 2 फूल तोड़ा। अब मैं घर जाकर आराम से पूजा करूंगा। ऐसे सोचकर दानैया वहां से निकलकर घर में रहे उसके पिता और दादा के फोटोज के पास आता है। वो 2 फूल उन फोटोज के सामने रखता है। उसके बाद दानैया हाथ जोड़कर, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को सादर प्रणाम। विरासत में आपने मुझे कंजूसी दिया है और मैं उसे बचा रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि आगे भी मैं बचाऊंगा। आप दोनों ऊपर से देखकर खुशी से आशीर्वाद दीजिए। पासपोर्ट और वीजा नहीं है ना, मेरे सामने मत आइए। धन्यवाद। ऐसे कह के फोटोज के सामने रखे फूलों को लेकर किचन में रही मटके में डालता है। कल फोटोज के सामने रखने के लिए ये फूल काफी होंगे। दानैया एक कटोरी लेता है। घर में बड़ों की पूजा हो गई, अब पेट पूजा करना है। तो बिना देर किए जल्दी से शुरू करना है। दानैया एक कटोरी लेकर हॉल में आता है। वहाँ टेबल पर रहे सेलफोन रिंग होने लगी। तब दानैया ने, अरे, आज तो बहुत बार फोन रिंग होने लगा। शायद टाउन में रही मेरी दीदी कर रही है। मेरी भुक्कड़ बेटी के लिए खाना पका के थक गई होगी, इसीलिए शायद वो मुझे फोन कर रही है। मैं फोन नहीं उठाऊंगा ना। दानैया पड़ोसन पार्वती के घर आता है। पार्वती बहन। ऐसे बुलाने पर उस घर में रहे पार्वती का पति राजू कंजूस दानैया की आवाज पहचान कर, इस भिखारी को सुबह हो गई। घर में पार्वती नहीं है, काम से बाहर गई, शाम को आएगी। तुम किसी और के घर जाके भीख मांग लो। अरे हो राजू, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं दानैया हूँ। जरा सोच के कहो ना। ऐसे कहने पर अंदर रहे राजू अपने आप में, मैं सही ही बोला ना? राजू ऐसे मन में सोचकर, लेकिन बाहर से, ओहो, तुम हो दानैया? किसी की आवाज सुनाई देने से मैं भिखारी सोचा। तुम हर बार पार्वती बहन कह के बुलाते हो ना, इसीलिए मैं पहचान नहीं सका दानैया। ऐसे कहते समय पार्वती अंदर से आती है। आपको भिखारी कहने से बुरा मत मानिए भैया। नहीं नहीं बहन, कुत्ता उसके मालिक पर भौंकता है क्या? तो क्या तुम कुत्ता हो दानैया? बहुत खूब, पर कौन सा कुत्ता हो? तुम्हें विश्वास है कि नहीं? नहीं राजू, मैं कंजूस कुत्ता हूं। सच बोले दानैया, ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? घर में सिर्फ अचार ही है बहन, चावल नहीं है। और अभी मुझे शॉप को जाने का मन नहीं है। हाँ तो कल का बचा हुआ खाना नहीं, गरम गरम खाना पका के तुम्हें देने से आराम से खाओगे ना? अरे राजू बहुत मजाक करने लगा। दानैया पार्वती को कटोरी देता है। पार्वती अंदर जाती है। दानैया और राजू बातें करते समय पार्वती गरम गरम खाना कटोरी में रख के दानैया के पास आती है। उसे देख के दानैया खुशी से, बहन, तेरा नाम पार्वती नहीं अन्नपूर्णा है। दानैया ऐसे कह के कटोरी लेकर वहां से चला जाता है। उसके घर में अचार वचार कुछ नहीं रहता। ये हमारे घर से चावल लेकर अचार के लिए दूसरों के घर जाएगा और वहां अचार पूछेगा। ये सुपर कंजूस है। दोनों पति पत्नी अंदर चले जाते हैं। गरम गरम चावल की कटोरी लेकर यशोदा के घर जाता है दानैया। यशोदा जी, घर में ही हो? ऐसे कहते समय यशोदा अचार का बोतल लेकर बाहर आती है।
अरे, मैं अचार पूछने आया करके आपको कैसे पता चला? तुम गरम गरम चावल की कटोरी लेकर आना, मैं खिड़की में से देखी दानैया। मैं जानती हूँ तुम जरूर अचार पूछने ही आओगे। ये लो आम का अचार, खाओगे? आम का अचार नहीं यशोदा जी, चिकन का अचार या मटन का अचार या फिर फिश फ्राई या फिर फिश करी दे सकते हो ना जी? हाँ हाँ, जब मैं पकाऊंगी तब दूंगी, समझे? यशोदा गुस्से से वहां से जाते समय दानैया मना कर, अरे अरे, मुझे माफ करो यशोदा जी, वो अचार ही दे दीजिए। ऐसे कहते ही यशोदा अचार का बोतल देके वहां से चली जाती है। दानैया खुश होके घर आता है। तब तक उसके घर उसकी भुक्कड़ बेटी कावेरी को लेके अपर्णा आती है। पिता के हाथ में गरम गरम चावल और अचार का बोतल देखकर, वाओ, गरम गरम चावल में अचार, सुपर पापा, मैं खाऊंगी ना। ऐसे कह के दानैया से वो कटोरी लेकर एक जगह बैठकर जल्दी से खाने लगी। अरे हो कंजूस भाई, कितने बार फोन करूं रे, लेकिन तुम तो फोन उठाते ही नहीं। बात क्या है? क्या बताऊं दीदी, मैं खूब जानता हूँ ना, आज तू इतनी बार फोन क्यों कर रही है, इसीलिए मैं जानबूझकर फोन नहीं उठाया दीदी। मतलब मेरे प्यारे भाई, तू जानता है ना कि तेरी भुक्कड़ बेटी से कितनी परेशान हो जाऊंगी। हाँ दीदी, मेरी भुक्कड़ बेटी के बारे में मुझे पता है ना। तू तो बहुत कंजूस है और तेरी बेटी भुक्कड़ है। ये सब मुझे क्यों? तेरी बेटी को तुझे सौंप दी, अब मैं चलती हूँ। मुझे बिना पैसे दिए यहाँ से तू जाना ठीक नहीं है दीदी, तेरी सफर अच्छी नहीं होगी। ऐसे कहते ही अपर्णा गुस्से से उसके पास रहे पैसे देती है। दानैया उन पैसों को देखकर खुशी से, तेरे भाई को देखने कभी कभी आना दीदी। तेरी बेटी की शादी पक्की होने के बाद मैं जरूर आऊंगी भाई। ऐसे कह के अपर्णा चली जाती है। अभी मेरी भुक्कड़ बेटी से मुझे कौन बचाएगा? ऐसे सोचते समय कावेरी खाली कटोरी लेकर दानैया के पास आती है। पापा, मुझे और चावल और आम का अचार चाहिए। दोनों मिला के खाने से सुपर टेस्ट पापा। जाके आप किचन में से मेरे लिए और चावल लाइए ना। अरे मेरी भुक्कड़ बेटी, घर में सामान नहीं है, खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आसपास लोगों से पूछ के मैं अपना पेट भर रहा हूँ बेटी। अभी मैं आई ना, तो मेरी भूख मिटाने की जिम्मेदारी आपका ही है ना। तुझे बुआ के घर में ही रहना था ना, वापस यहाँ क्यों आई? टीवी ऑन रहता है, फैन चलता रहता है और कुएं में पानी खत्म होते रहता है और करंट बिल बढ़ जाता है। कुएं का पानी के बारे में और करंट बिल के बारे में मुझे क्यों पापा? अभी तो मुझे भूख लगी है, जाके खाना बनाइए। मैं बोला ना बेटी, सामान नहीं है, चाहिए तो किचन में देखना। ऐसे कहते ही कावेरी चुपचाप वहाँ से किचन में आके देखती है। उसे वहाँ खाली डिब्बों के साथ ताला लगा के रही एक कमरा नजर आता है। पापा, जरा इधर आइए। ऐसे बुलाते ही दानैया किचन में आता है। कावेरी ताला रहे कमरा देखकर उसके बारे में पूछती है। उस कमरे में पुराने सामान रख के ताला डाल दिया बेटी। अरे वो सब छोड़ दे। चलो हॉल में बैठना, मैं जाके तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। ठीक है पापा। दोनों वहाँ से हॉल में आते हैं। दानैया कटोरी लेकर खाना लाने जाता है। घर में बैठी कावेरी को ताला रहे कमरे में क्या है जानने की बहुत जिज्ञासा पैदा होती है। वो एक हथौड़ी लेकर उस कमरे का ताला तोड़ देती है। वो कमरे के अंदर जाती है। बड़े बड़े मटके रहते हैं, एक मटके में चावल और एक में दाल और एक में मिर्ची, चीनी और इसके अलावा अचार, ऐसे बहुत सारे सामान वहाँ रहते हैं। मुझे पता है मेरे पापा बहुत कंजूस हैं,
वो मेरे बारे में जानकर भी ये सब छुपाए, तो अभी देर क्यों, जल्दी से खा लेंगे। कावेरी बाहर बगीचे में एक बड़ा चूल्हा रख के खाना बनाने लगी। उसके बाद वो दाल भी बनाती है, लेकिन वहाँ कंजूस दानैया घर घर जाकर भीख मांगने लगा और यहाँ कावेरी खाना पूरा सामने रख के कुंभकर्ण की बहन की तरह खाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद कंजूस दानैया घर आकर भुक्कड़ बेटी का काम देख के बहुत रोने लगता है, लेकिन कावेरी खुशी से खाने लगी। शिवा देवगिरी गांव में होटल का व्यापार करता था। वो बहुत कंजूस था। एक दिन उसके होटल में काम कर रहे गिरी ने, अरे कल मैं इसी तेल में बड़े बनाया ना, अब ये तेल काम नहीं आएगा, इसे फेंक देना है। गिरी वो तेल पूरा एक डब्बे में डालकर बाहर ले जाने लगा। उसे देखकर शिवा ने, गिरी, उस डब्बे में क्या ले जा रहे हो? कल का तेल है साहब, इसे बाहर फेंकने को ले जा रहा हूँ। ऐसे गिरी कहता है। तब शिवा गुस्से से, क्या इतना अच्छा तेल बाहर फेंकने को ले जा रहे हो? ये तेल कल में इस्तेमाल किया साहब, फिर से इस्तेमाल करना ठीक नहीं है ना। क्या ठीक नहीं है रे? ये होटल क्या तुम्हारा है? बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो। ये व्यापार मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। और अब तुम मुझे बातें सुना रहे हो? जाके उसी तेल से काम चलाओ। ये गलत है ना साहब, ऐसे करने से कौन हमारे होटल को आएंगे? सुनो, यहाँ आसपास एक भी होटल नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरा होटल ही है, दूसरा नहीं है, और आने भी नहीं दूंगा। यहाँ स्वाद चाहे कैसे भी हो, पर लोग यहीं आएंगे रे, समझे? वो गिरी की बात नहीं सुनता और शिवा उसी तेल से काम कराने लगा। उसके बाद एक दिन भिखारी को भूख लगने पर उस होटल को आता है। साहब, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, 2 दिन से मैं कुछ नहीं खाया, दया करके खाने को कुछ है तो दीजिए ना, भगवान आपका भला करेगा। ऐसे भिखारी भीख मांगने लगा। तब शिवा ने, क्या तुम 2 दिन से नहीं खाए तो मैं तुम्हें खाना दूं? तुम जैसे भिखारियों को खाना खिलाने के लिए क्या यहाँ मुफ्त में खाना मिल रहा है? साहब, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे जैसे भिखारी को खाना खिलाने से भगवान आपका भला करेगा। क्या तुझे खाना खिलाने से मेरा भला होगा? मंदिर को जाकर प्रार्थना करने से उससे 10 गुना पुण्य मिलेगा रे। अब जाओ यहाँ से। ऐसे शिवा उस भिखारी को डांट के भेज देता है। साहब, तुम क्यों बुला रहे हो? साहब, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, इस बार मेरी तनख्वाह जल्दी देने से। मेरी बीवी को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा साहब। क्या रे, तनख्वाह जल्दी चाहिए? कल का काम आज करोगे रे तुम? तनख्वाह लेके तो काम पर नहीं आने से मैं यहाँ क्या करूँगा रे? साहब, ऐसे मत बोलिए, आपके पास काम करने वाले को आप ही मदद करना है ना। मदद करना है? शिवा थोड़ी देर सोचने लगा। ठीक है रे, मेरे सिवाय कौन तेरी मदद करेगा? मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पर वो तनख्वाह के पैसों में से नहीं, कर्जे में दूंगा। तुझे मंजूर है तो मैं पैसे दूंगा। ऐसे शिवा कहता है। शिवा की बात सुनकर गिरी सोचकर, ठीक है साहब, लेकिन अभी तो मुझे पैसे कर्जे में दीजिए। ऐसे गिरी कहता है। तब शिवा मन में खुश होकर गिरी को पैसे देता है। थोड़े दिनों बाद गिरी ने, साहब, महीना होके बहुत दिन हो गए, पर अभी तक आप मेरी तनख्वाह नहीं दिए। ऐसे पूछता है। तब शिवा ने, क्या रे, तुझे तनख्वाह चाहिए? तुम मुझसे कर्जे में पैसे लिए ना, तो तेरी तनख्वाह उसमें निकाल देने से बाकी पैसे तुम्हें ही देना है। ऐसे शिवा कहता है। वो बात सुनकर गिरी का दिल धड़कने लगता है। साहब, ऐसे मत बोलिए, मुझे तनख्वाह नहीं देने से हम क्या खाएंगे? बहुत मुश्किल होगा साहब।
मैं आपका कर्जा धीरे धीरे चुका दूंगा, पर मुझे तनख्वाह दीजिए, नहीं तो कम से कम आधा तनख्वाह तो दीजिए ना। ऐसे शिवा को बहुत मनाने लगा गिरी। क्या आधा तनख्वाह रख लो? क्या तुम मुझे भीख डाल रहे हो? जाके अपना काम कर, पैसे वैसे कुछ नहीं है। शिवा गिरी को बहुत डांटता है, तब गिरी कुछ नहीं कहता। उसे दूसरी जगह काम नहीं रहने पर वो शिवा के पास ही काम करने लगा। उस दिन शाम को गिरी घर आता है। गिरी घर आते ही उसकी पत्नी संध्या ने, आ गए? मैं बहुत देर से आपकी राह देख रही हूँ। क्यों देर हुआ जी? चलिए ना। कहाँ? कहाँ क्या जी? मैं हॉस्पिटल से सलामत घर आने से मंदिर में 100 नारियल तोड़ने का मन्नत मांगे ना, तो अभी मन्नत पूरा करना है ना। ऐसे खुशी से कहने लगी संध्या। अरे संध्या, मन्नत वन्नत कुछ नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। गिरी उदास होके बैठा रहता है। तब संध्या ने, ये क्या जी, आज आपको क्या हुआ? क्या बात है, मुझे बताइए ना। कुछ नहीं है संध्या, तू जब हॉस्पिटल में थी तब तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैं उस शिवा से पैसे कर्जे में लिया। अभी वो मेरी तनख्वाह रख के और ज्यादा पैसे पूछ रहा है, वरना कहता है मुझे काम से निकाल देगा। ऐसे गिरी कह के उदास होने लगा। हालांकि शिवा के होटल में सिर्फ गिरी ही काम करता है, उसके बिना वहाँ एक काम भी नहीं होता। ये बात संध्या खूब जानती है। तब संध्या बहुत सोचकर, सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही आप कीजिए, तब शिवा आपके पास खुद आएगा। सच संध्या, क्या है वो काम? और कुछ नहीं जी, कल से आप उस शिवा के होटल को मत जाइए, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। ऐसे कहती है संध्या। तब गिरी हाँ कहकर अगले दिन गिरी बिना होटल गए घर पर ही रहता है। गिरी होटल को न आने पर वहाँ के काम सभी रह जाते हैं। गिरी के सिवाय वहाँ खाना बनाने वाला उस होटल में कोई नहीं रहते। तब तुरंत शिवा गिरी के घर आता है। गिरी, गिरी, कहाँ हो? ऐसे बुलाता है। तब संध्या बाहर आकर, शिवा साहब, आप यहाँ क्यों आए हो? वो तेरा पति किधर है? अभी तक होटल को नहीं आया? वहाँ सभी काम ऐसे ही पड़े हैं। वो आज सुबह सुबह ही होटल को निकल गए ना? क्या अभी तक वो नहीं आए? नहीं आया। वो इधर आए तो होटल को जल्दी भेजो। ऐसे कह के वो चला गया। संध्या घर के अंदर रहे गिरी के पास जाती है। ये क्या संध्या, तू क्यों ऐसे बोली? अरे कुछ नहीं जी, शिवा को आपका महत्व पता चलना है, लेकिन आप मेरे कहने के बाद ही घर से बाहर जाइए। ऐसे कहती है। संध्या की बात मानकर गिरी घर पर ही रहता है। 3 दिन होने पर भी गिरी होटल को नहीं आता। उससे शिवा का होटल बहुत डल हो जाता है। तब शिवा को बहुत डर लगता है। अरे गिरी, ये क्या किए रे? मतलब गिरी के बिना मेरा होटल नहीं चलेगा? जो भी है, उसे फिर से यहाँ काम पर रखना है। शिवा फिर से गिरी के घर जाता है। तब फिर से संध्या बाहर आकर, अरे शिवा साहब, मैं भूल गई, मेरे पति को सिटी होटल में काम मिला। वहाँ तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है। आपका कर्जा भी चुकाना है ना, इसीलिए वो सिटी होटल में काम करने गए शिवा साहब। ऐसे संध्या कहती है। गिरी दूसरे होटल में काम करने की बात सुनते ही शिवा को बहुत बुरा लगा। अरे, मुझसे ज्यादा पैसे पूछ लेता ना। वो कह रहे थे आपको पैसे देना है, पिछले महीने का तनख्वाह भी आप पकड़ लिए ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यूं ही बस, वो पैसे मेरे पास ही हैं। उससे कहना कल आके तनख्वाह ले जाए। इसके अलावा उसका तनख्वाह भी बढ़ाऊंगा, पर कल से ही वो मेरे यहाँ काम पर आना है। उसे कर्जा चुकाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे कह के चला जाता है। संध्या का प्लान वर्कआउट होने पर वो बहुत खुश हुई। अगले दिन गिरी फिर से शिवा के होटल में काम करने लगा।